नमस्कार मित्रों। तो आज मैं जिनेंद्र कुमार कोठारी आपको बैंकों का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम आगे का अध्ययन करते हैं। आज हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बैंकों की स्थापना करने का उद्देश्य एक था कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे गांव हैं और जो गांव से थोड़े बड़े लेकिन नगरों से छोटे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ पे कृषि और जो कृषि से संबंधित सेवाएं होती हैं वो मुख्य होती हैं, तो उन क्षेत्रों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो इनके लिए रीजनल रूरल बैंक्स या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इनकी स्थापना की। और इसके लिए हमारा आया द आरआरबी एक्ट 1976। और इस एक्ट के तहत पहले आरबीआई के सुपरविजन में रीजनल रूरल बैंकों की स्थापना हुई और पहला बैंक स्थापित हुआ 2 अक्टूबर 1975 को। 2 अक्टूबर गांधी जी की जन्म जयंती है और गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनका ग्राम साम्राज्य, ग्राम स्वराज, गांव अपने आप में एक पूरी इकाई हो, गांव का विकास हो, वो एक स्वप्न था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना की गई। और देश में ये सबसे पहला जो रीजनल रूरल बैंक है वो खुला था मुरादाबाद में, और इस बैंक का नाम था प्रथम बैंक। फर्स्ट है तो इसका नाम भी रखा प्रथम बैंक। मुरादाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है और मुरादाबाद प्रसिद्ध है अपने पीतल के बर्तनों के लिए भी। और इस बैंक को स्पॉन्सर किया था, इसका प्रायोजक था सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक हमको पता है अभी कैनरा बैंक में मर्ज हो गया है, तो इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला बैंक कौन सा था? प्रथम बैंक कहाँ बना? मुरादाबाद में। कब बना? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को। स्पॉन्सर बैंक कौन था? प्रायोजक बैंक सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ? कैनरा बैंक में। तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर एक आंकड़ा आता है कि वे सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है, तो वो बैंक है साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, जो कंट्री का टोटल बिजनेस में जो सबसे बड़ा बैंक है। देखिए, हम दो तरीके से कोई चीज़ को बड़ा कहते हैं, या तो क्षेत्रफल में बड़ा हो या उसकी इकोनॉमी या पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हो। हम कहते हैं ना कि भाई पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन है, कि भाई उत्तर प्रदेश है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है, तो हम कहते हैं राजस्थान है। इसी तरह टोटल बिजनेस यानी सबसे ज़्यादा व्यापार करने के मामले में जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक बड़ा है, उसका नाम है साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक। और इसको स्पॉन्सर किया है कैनरा बैंक ने। और कैनरा बैंक में कौन सी बैंक मर्ज हुई? सिंडिकेट बैंक। तो ये आपको ध्यान रहेगा। फिर दूसरा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, नेटवर्क हैं, तो सबसे पहले बात आ गई भाई बिजनेस के हिसाब से सबसे बड़ा साउथ मालाबार ग्रामीण बैंक, और सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जिसे स्पॉन्सर किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। यानी कि सबसे ज़्यादा नेटवर्क है, ब्रांच नेटवर्क, स्टाफ, वो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का। स्थापित किसने किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि 1911 में भारत का सबसे पहला स्वदेशी बैंक ये आपका था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें सर फिरोज शाह मेहता ने इसको प्रमोट किया था। स्वदेशी सबसे पहला कैसे हुआ? इसमें 100% कैपिटल और 100% मैनेजमेंट भारतीयों का था। तो ये एक ध्यान रहना चाहिए। और आरआरबी कहाँ पे नहीं है? सिक्किम और गोवा में। इन दो राज्यों में आरआरबी नहीं है। सिक्किम पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई सिक्किम कौन सा राज्य है जो पहले एक देश था स्वतंत्र? वो था सिक्किम।
या कौन सा जगह जो पुर्तगालीज के कब्जे में थी, भारत आज़ाद हुआ उस टाइम, तो वो था गोवा। गोवा दमन द्वीप हमको पता है 1961 में आके भारत में मिले, और सिक्किम 1975 में भारत में उसने विलय किया। अब रीजनल रूरल बैंक्स, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो पूंजी है वो कैसे लगेगी, कैपिटल। क्योंकि इसमें सरकार ये चाहती थी कि सरकार पे बोझ कम रहे, केंद्र सरकार पे, आरबीआई का भी बोझ बहुत नहीं हो। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला ऐसा बनाया कि एक, केंद्र सरकार इसमें भागीदार बने, दूसरी क्योंकि ये क्षेत्रीय हैं, तो जिस क्षेत्र में वो बैंकें बन रही हैं, जिस रीजन में वो बैंक बन रही हैं, उस रीजन की सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, वो भी भागीदार हो, और उसको डायरेक्टली संभालने की जवाबदारी उस क्षेत्र की जो भी बड़ी बैंक है उसको सौंप दी जाए कि भाई आप अपने क्षेत्र में इन बैंकों को मॉनिटर करोगे, डेवलप करोगे, इनको सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, बिजनेस इनको कैसे लाना है वो सब बताओगे। तो ये एक जवाबदारी दी गई, और इस हिसाब से इनकी कैपिटल नक्की की गई। तो 50% केंद्रीय सरकार, 35%, 15% स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार थी, और 35% जो उनकी स्पॉन्सर बैंक है, जो भी शेड्यूल बैंक जो उसको स्पॉन्सर कर रही है। जैसा कि हमने देखा कि भाई प्रथम बैंक का स्पॉन्सर कौन था, सिंडिकेट बैंक, या हमने उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक देखा, उसका स्पॉन्सर कौन है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी जिस क्षेत्र में जो बड़ी बैंक है उसको वो स्पॉन्सर बैंक का दायित्व दिया जाता है। कैपिटल 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट, और 35% जो बैंक है शेड्यूल बैंक जिसको जवाबदारी दी गई है वो उसको करेगी। और ये आरआरबी जो हैं उन पे पहले डायरेक्ट कंट्रोल था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अभी भी इनका रेगुलेटर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन इनको जो मॉनिटर करता है, इनकी जो देखभाल करता है डायरेक्टली, वो करता है नाबार्ड। ये नाबार्ड बना था 1982 में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। आपके बैंक के एग्जाम में भी हो सकता है, और आपके जो अब स्टेट गवर्नमेंट्स के जो डिफरेंट एग्जाम्स देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नाबार्ड की फुल बैंक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड को ये काम दिया गया कि भाई आप आरआरबी को देखो, रेगुलेट नहीं करना, देखना है। रेगुलेटर तो बैंकों का अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो वो क्या करता है, नाबार्ड शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देता है आरआरबी को, और आरआरबी जो है वो इन टर्न लोन देते हैं जरूरतमंद लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में है। और स्पष्ट है, वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर, आपके वुमेन एम्पावरमेंट, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, उनको जो है ये आरआरबी डेवलप करता है। यहाँ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है कि अब जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ी, 75 में वो स्थापित हुआ, 82 में नाबार्ड ने उसको लिया। अब उससे क्या हुआ कि उस टाइम की जो परिस्थितियाँ थी, आज की इकोनॉमिक्स हमारी बदल गई है। अब लगभग 35-40 साल के आसपास बहुत परिवर्तन हो गया है। तो अब आरआरबी जो है वो शहरी क्षेत्रों में भी अपनी ब्रांचेस खोलने लगे हैं, और आरआरबी को अब ये भी थोड़ी छूट है कि वो इंडस्ट्रीज या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी लोन दे सकते हैं। लेकिन अभी भी प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो उनका रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करना और प्रमोट करना है। अब हम बात करते हैं पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक्स। जैसा कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी चेंज हो रही है, और गवर्नमेंट ये चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय समावेशी योजनाएं बने,
फाइनेंशियल इंक्लूजन। और मोदी सरकार आने के बाद में अरुण जेटली ने अपने पहले बजट स्पीच में उन्होंने इस तरह की बात की कि भाई पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक, यानी छोटे छोटे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन करे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाए, इस तरह बैंकों की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्थापना जो है वो सरकार ने करने के लिए की। और देखिए इनका ऑब्जेक्ट में भी साफ लिखा हुआ है, एक्सपर्टेड टू मीट क्रेडिट एंड रेमिटेंस नीड ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, लो इनकम हाउस होल्ड। तो इनके लिए स्थापना का खाका तैयार हुआ 2014 जुलाई में पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स का। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट बैंक्स। सबसे पहले अभी हम वर्ड समझिए ऑन टैप। पहले क्या होता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक सर्टेन टाइम पे विंडो ओपन होते थे नई बैंकों के लिए और वो फिर विंडो बंद कर दी जाते थे। यानी कि आपको अगर नई बैंक के लिए लाइसेंस करना है या खोलना है तो आप इंतजार करते थे कि भाई गवर्नमेंट अनाउंस करती थी कि हाँ भाई अब हम नई लाइसेंस बैंकों का लाइसेंस देने वाले हैं, तब अप्लाई करते थे जो भी जिनको बैंक खोलनी होती थी और फिर वो बंद हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ऑन टैप। टैपिंग का मतलब आप खटखटाएं, कि जब भी आप खटखटाएंगे लाइसेंस के लिए आप बैंक में वो लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। यानी कि अब ये सुविधा है कि कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी ग्रुप ऑफ द पीपल हो, वो अपने लाइसेंस की इच्छा, बैंक खोलने की इच्छा की एप्लीकेशन रिजर्व बैंक में कभी भी कर सकता है। और 2015 अगस्त में रिजर्व बैंक ने 11 जनों को ये परमिशन दी कि आप भाई पेमेंट बैंक खोल सकते हो। और देखिए पेमेंट बैंक जिसको हम आज मोबाइल बैंकिंग भी कह सकते हैं, इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है हमारा पेटीएम। पेटीएम पेमेंट बैंक ही है। फिर आईएयरटेल का मोबीक्विक या मोबीलिक, इसका जो आता है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का उदाहरण है। ये जीपे हुआ, अमेजोन हुआ, इवन व्हाट्सएप पे भी आप मनी आजकल करते हैं। तो ये सब क्या है, ये पेमेंट बैंक के उदाहरण हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब जन जन के पास जो है वो बैंकिंग फैसिलिटीज़ पहुंच गई। और पेमेंट बैंक की एक मैं सबसे बड़ी सफलता बताऊं कि आज आप कहीं सब्जी लेने जाते हैं, ग्रॉसरी लेने जाते हैं, ऑटो का भाड़ा होता है, पान वाले के यहाँ आप इवन कहीं अपने शूज़ ठीक करा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, अरे भाई छुट्टा पैसा नहीं है साहब, ये आप लीजिए, हमारा जो है वो क्यूआर कोड है, आप लिंक से हमको पेमेंट भेज दीजिए। ये सब क्या है, ये सब पेमेंट बैंक के उदाहरण है। आपके बटन के क्लिक पे आपके पेमेंट हो जाते हैं, पेमेंट आ जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ने ये कहा कि मिनिमम जो कैपिटल चाहिए 100 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। यानी पेमेंट बैंक की पहली शर्त तो क्या हुई, 100 करोड़ की कैपिटल पूंजी। 100 करोड़ की पूंजी होगी तो ही आप पेमेंट बैंक खोल पाएंगे। दूसरी बोला कि प्रमोटर जो है उसकी 40% तक पहले 5 साल तक प्रमोटर की जो है, जिन्होंने पेमेंट बैंक बना रहे हैं, 40% तक पूंजी रहनी चाहिए पहले 5 साल के लिए। फिर इनके ऊपर एक कैप लगा दिया कि 2 लाख तक की डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसके 2 कारण हैं। एक तो 2 लाख कैप लगाने से क्या हुआ कि पेमेंट बैंक को अनाप शनाप डिपॉजिट हो तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो चीज़ रुक गई। दूसरा कि इकोनॉमिक्स में जो अनअकाउंटेड मनी है, कई डिफरेंट मोबाइल नंबर के माध्यम से डिपॉजिट हो जाए तो उसको भी एक कैप करना ज़रूरी है। तो उसके लिए कर दिया कि भाई 2 लाख तक की डिपॉजिट जो है वो आप ले पाएंगे। यानी पहला 100 करोड़ की पूंजी, दूसरा इसका डिपॉजिट कैप कर दिया 2 लाख। तीसरा इनको बोला कि आप सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हो, करंट अकाउंट खोल सकते हो,
पर एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट्स नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि आप डिमांड अकाउंट खोल लो कि भाई ऑन डिमांड सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, लेकिन टाइम डिपॉजिट जो है एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट वो आप नहीं खोल सकते। बहुत क्लियर है, टाइम डिपॉजिट नहीं, सेविंग और करंट अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद इनको ये छूट दी कि भाई आप इनमें डेबिट कार्ड इशू करो, एटीएम कार्ड इशू करो, चेकबुक इशू करो, बाकी सब चीजें करो, लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। यानी कि चौथा इनके ऊपर क्या लगाया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स बैंक इशू नहीं कर सकते। दे कैन इशू डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक इशू कर दें, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग कर लें, एनईएफटी, आईएमपीसी, आरटीजीएस सब कर लें, लेकिन क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकते। यानी कि इसमें अब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कैपिटल 100 करोड़, 2 लाख तक की डिपॉजिट कैप, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोल सकते हैं, एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट नहीं। यानी कि ये डिमांड डिपॉजिट खोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कौन से डिपॉजिट के लिए इनको मना किया गया है, टाइम डिपॉजिट के लिए, एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट यानी करंट और सेविंग अकाउंट ये बैंक खोल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ये लोग इशू नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, पेंशन है, ये सब चीज़ें जो भी कंडीशंस आरबीआई सेट करता है बैंकों के लिए, उस अनुसार ये भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि पेमेंट बैंक कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, लेकिन ये पर्सनल लोन दे सकते हैं, कार लोन दे सकते हैं, वो कर सकते हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एफडीआई, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, वो आज की तारीख में 74% है, जो कि रेगुलेटेड जो आज की तारीख में है। ये कभी भी चेंज होगा, कम बेसी होगा, उस हिसाब से पेमेंट बैंक इसको मैनेज करेगी। यानी कि एक बार हम इसको समअप करें कि पेमेंट बैंक की जो है कैपिटल 100 करोड़, 2 लाख तक की डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि ऑन जिसको हम डिमांड डिपॉजिट बोल सकते हैं, और टाइम डिपॉजिट जो है वो एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट नहीं खोल सकता है। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं, और प्रमोटर की कैपिटल 40% होनी चाहिए पहले 5 साल के लिए, और सबसे लास्ट में कि ये जो है एफडीआई एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एफडीआई रूल है उस हिसाब से ये एफडीआई ले सकते हैं। तो ये एक पेमेंट बैंक का आपको जानकारी। अब हम बात कर रहे हैं ऑन टैप स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक। स्मॉल से मतलब है छोटा छोटा, फाइनेंसिंग मतलब छोटी छोटी फाइनेंस, छोटा छोटा बचत, छोटा छोटा मदद। और ये दोनों चीज़ें, पेमेंट बैंक भी कब आया 2015 में, और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आया 2015 में। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 200 करोड़। पेमेंट बैंक में हमने देखा था 100 करोड़ थी, इसमें हो गई 200 करोड़। दूसरा हमने ये देखा था पेमेंट बैंक में पहले 5 साल तक कैपिटल प्रमोटर की 40% स्टेक रहना चाहिए शेयर। पेमेंट बैंक भी, स्मॉल फाइनेंस बैंक में वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि ये 40% 12 साल के अंदर आप जो है 26% पे ला सकते हैं।
यानी कि 40 से 26% लाना है, हर साल आप 2-3% घटा सकते हैं। मान लीजिए पहले साल 40 है, दूसरे साल आप उसको 35 कर लो, तो 12 साल के अंदर आप 26% पे ला सकते हैं। लेकिन पेमेंट बैंक में देखा 5 साल के लिए फिक्स है, 40% ही आप ला सकते हैं। और स्मॉल फाइनेंस बैंक वो सारे काम करती है जो बैंक करती है, क्रेडिट कार्ड इशू करना, लोन्स देना, हाउसिंग लोन, कार लोन, मॉर्गेज करना, सारी एक्टिविटीज़ वो करती हैं जो बैंक करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज सारी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, जो एक बैंक करता है वो काम ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करती है। लेकिन इनको एक रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, एनआरआई से ये लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते। यानी 3 चीजें अलग हो गई। कैपिटल 200 की जगह 100 करोड़ हो गई। 40% प्रमोटर को चाहिए पहले, इस पेमेंट बैंक में यही है, स्मॉल फाइनेंस में भी यही है। लेकिन ये 40% स्मॉल फाइनेंस बैंक में 12 साल के अंदर कितना कर सकते हैं? 26% कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ें ये जो बैंकें करती है वैसा ही करे, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। वो हमको पता ही है कि आरबीआई इनकी रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई जैसा बोलता है इनको वैसा काम करना पड़ता है। लेकिन डिपॉजिट में इनको बोल दिया भाई आप एनआरआई डिपॉजिट नहीं लेंगे। अब यहां पे समझने की बात यह है कि मिनिमम एडिक्वेसी, बेसिल कमेटी जो बैंकिंग रेगुलेशन और बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए एक इंटरनेशनल बेसिल कमेटी है, उसके हिसाब से मिनिमम एडिक्वेसी जो है कोई भी बैंक की 10% होनी चाहिए। एनी कॉमर्शियल बैंक 10% होनी चाहिए। इसको एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। इसको एक दूसरा है कैपिटल टू वेटेड असेट्स रेशियो भी बोलते हैं, और इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है। कैपिटल टू वेटेड असेट्स रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और मिनिमम एडिक्वेसी जो इन्होंने कहा है। तो मैंने बताया कि बेसल कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि ये एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि कोई भी अच्छे बैंक को अपना ये जो है वो 10% एडिक्वेसी रेशियो रखना चाहिए। अब यहाँ जब स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक की बात आती है तो रिजर्व बैंक ने ही बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि टायर 1 रिक्वायरमेंट 7.5% होना चाहिए। अब ये टायर 1 को आप समझिए। टायर 1 का मतलब कि उस तरह की कैपिटल जो आपके हाथ में है, उस तरह की कैश डिपॉजिट, इस तरह के डिस्क्लोज्ड डिपॉजिट जो 100% सिक्योर है, वो आपके हाथ में है कि आज भी कुछ हो जाए तो तुरंत आप उस लॉस को एब्जॉर्व कर पाओ, उस लॉस को पचा पाओ। मान लीजिए कि कोई बैंक का आज 400 करोड़ का बिजनेस है। अब 400 करोड़ का 7.5% अगर हम देखें तो लगभग 20 और 2.5 30 करोड़ जो हैं वो बैंक को इस तरह से रखना पड़ेगा खुद के हाथ में कैश, या इस तरह के आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए जो 100% सिक्योर हैं, वो रखना पड़ेगा कि भाई अगर कोई भी लॉस हो तो ये 30 करोड़ तो तुरंत उस लॉस की भरपाई हो सके। यानी कि ये टायर 1 यानी आपका वो असेट्स, वो आपके पास पूंजी, वो आपके बॉन्ड्स जो 100% सिक्योर हैं और जो आपके पास हैं। और दूसरा जो बोला टायर 2 जिसको बोला जाता है, टायर 2 मतलब यानी कि आपके वो लोन्स,
आपके वो बॉन्ड्स, आपका वो इन्वेस्टमेंट जो कम सिक्योर है टायर 1 के मुकाबले। दूसरा, जिसको आपको लिक्विड करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो वो होता है टायर 2। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ने क्या किया भाई, इनको कहा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो 7.5% इनका टायर 1 रिक्वायरमेंट है, और टोटल आपको मिनिमम 15% तो रखना ही पड़ेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। कैपिटल टू वेटेड असेट्स रेशियो, यानी कि कैपिटल जो आपने लगाई है उसके सामने जो आप बिजनेस कर रहे हो, असेट्स क्रिएट कर रहे हो, वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना बैंक की फाइनेंशियली स्टेबल है, ये प्रूव होगा। यानी कि बैंक की जो पूंजी है वो इतनी है सफिशिएंट कि कोई भी अनइवेंचुअली लॉस आ जाए, मार्केट में बहुत तेजी मंदी आ जाए, तो वो बैंक उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। यानी कि ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना बैंक की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। और इसीलिए आरबीआई ने क्या बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि टायर 1 रिक्वायरमेंट 7.5% और टोटल एडुकेसी 15%। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, तो एडुकेसी मतलब पर्याप्ति। CRR RRR हमको पता है कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो बैंक को एज पर RI रखने पड़ते हैं आरबीआई के हिसाब से, वो का वो स्मॉल फाइनेंस बैंक को रखना पड़ेगा। लेकिन अब चूंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसको बोल दिया कि आपके 25% जो ब्रांचेज हैं वो 25% ब्रांचेज आपके ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। अपने खोलने के पहले साल में। यानी कि इसको हम समझिए कि कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल रहा है, कैपिटल 200 करोड़ चाहिए। दूसरा 40% कैपिटल आप रखना है आपको प्रमोटर को, लेकिन आप 12 साल के अंदर उसको 26% पे ला सकते हैं। तीसरी बात, एडुकेसी रेशियो टायर 1 7%, टोटल 15%। बाकी सब आप बैंकों के काम कर लोगे जैसा कि बैंकों का आप कर सकते हो, लेकिन आपको 25% ब्रांचेस जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रामीण इलाके में खोलनी पड़ेगी। और जो ग्रामीण इलाके डेफिनेशन है कि जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 9,999 है, उस क्षेत्र को भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में घोषित करती है। यानी कि आप ये देखिए कि मान लीजिए अब कोई शहर है और उसके बाजू में छोटा सा एक गांव बसा हुआ, वो शहर के अंदर नहीं आया है, तो वो ग्रामीण क्षेत्र होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में 9,999 से कम जिसकी पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है। और 25% ब्रांचेज स्मॉल फाइनेंस बैंक को पहले ही साल में यहाँ खोलनी पड़ेगी। और उन पे एक रेस्ट्रिक्शन और है कि भाई 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको आपको देनी पड़ेगी। यानी कि जो आप क्रेडिट दे रहे हो मार्केट में, एडजस्टेड नेट क्रेडिट बैंक क्रेडिट, उसका 75% जो है वो आपको जो प्रायोरिटी सेक्टर आरबीआई ने बताए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरनमेंट, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी सेक्टर्स में लिया गया है। न्यू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उन सब के लिए तो इनको आपको 75% उनको एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। और एक रेस्ट्रिक्शन और कर दिया भाई, सिंगल पर्सन को 10% और अगर ग्रुप है तो 15%। यानी कि मान लीजिए एक बैंक की 200 करोड़ की कैपिटल से शुरू किया, तो आप मान लीजिए एक्स को अगर लोन देना है तो आप 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकते उसको, इंडिविजुअल पर्सन्स को।
और मान लो ग्रुप दे रहे हो, किसी को कंपनी को ग्रुप को दे रहे हो, तो यानी कि 15% से ज़्यादा नहीं दे सकते। उसका पर्पज़ क्या है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर ने, कॉर्पोरेटिव बैंकों ने अपने पसंदीदा लोगों को कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा करके और उनको मैक्सिमम लोन दे दिए, और जब उन लोगों ने रीपेमेंट नहीं किया तो वो बैंक भी डूब गया। इसीलिए आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि भाई आप एक आदमी को अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हो, यानी कि बाकी 90% तो सुरक्षित रह जाएंगे। क्लियर? और अगर मान लो ग्रुप को दे रहे हो, मान लीजिए, तो 15% से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये आरबीआई का एक रेस्ट्रिक्शन इनके ऊपर आ गया। इससे जो बैंकों में ये प्रवृत्ति थी कि भाई अनसिक्योर्ड लोन थे, वो कम हो गए। फिर चूंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो आरबीआई ने ये भी कर दिया कि 50% 25 लाख से नीचे होने चाहिए। यानी कि स्मॉल फाइनेंस है तो भाई आपके 50% जो लोन है वो किससे नीचे होने चाहिए? 25 लाख से कम होने चाहिए। और पेमेंट बैंक है चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो दोनों जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकती है। अब इसको हम पॉइंट वाइज देखते हैं। 200 करोड़ की कैपिटल, 200 करोड़ की कैपिटल, उसके बाद हमने बोला कि भाई 75% एडजस्टेड नेट क्रेडिट जो है बैंक की, वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में होनी चाहिए। तीसरा हमने बोला सिंगल पर्सन को 10% अपनी कैपिटल का, और ग्रुप है तो 15% अपनी कैपिटल का। फिर हमने बोला कि 25% आपकी ब्रांचेस पहले ही साल में ग्रामीण इलाके में खुलनी चाहिए। 25 लाख तक के लोन जो है 50% वो आपके 25 लाख से कम होना चाहिए। और 5 साल बाद कोई भी पेमेंट जो बैंक खुली है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो सकती है, कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो वो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में बन सकती है। और सबसे पहले जो बैंक खुला, ये जान रखिए, 13 अप्रैल 2016 जालंधर का था। कैपिटल लोकल एरिया बैंक जो है भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक खुला। ये एक आंकड़ा आप जान रखिए। आप कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव का मतलब ये सहकारी, सहकार, एक दूसरे का सहकार करना, इसको हम सहकारी बैंक भी कहते हैं। और ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं इनको नाबार्ड देखता है। नाबार्ड हमने देखा आरआरबी को भी देख रहा है, और नाबार्ड जो है वो आपका कोऑपरेटिव बैंक्स का भी देखभाल नाबार्ड करता है, ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो भी काम है वो नाबार्ड के जिम्मे दे दिया, जिससे आरबीआई का थोड़ा सा बोझ कम हो जाए, वर्क कम हो जाए। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो 3 तरह की बनती हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि ये कोऑपरेटिव बैंक स्टेट में बनी, और ये क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रूल है उस अनुसार ये बैंक बनती है। सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करती है, एक जिला के स्तर पर। सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो आपके पूरे राज्य के स्तर पे काम करती हैं। और प्राइमरी क्रेडिट एजेंसीज जो आपके गांव के स्तर पे काम करती है, यानी कि गांव के स्तर पर पीसीए प्राइमरी क्रेडिट एजेंसीज, आपके जिला के स्तर पर डिस्ट्रिक्ट या सेंट्रल कोऑपरेटिव एजेंसी, और राज्य के स्तर पर आपके स्टेट कोऑपरेटिव एजेंसी। ये जो हैं वो बैंक अपना काम करते हैं। और जो अनन्यो कोऑपरेटिव बैंक है गुजरात की, वो भारत की पहली कोऑपरेटिव
बैंक थी। यानी कोऑपरेटिव बैंक का मुख्य काम है आपके जो कुछ 20 लोग 25 लोग मिलके एक बैंक की स्थापना करें सहकारी कानून के अंतर्गत, कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत। और हर राज्य में डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स के लॉ हैं रिलेटेड विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके अंतर्गत ये स्थापित होती हैं। इनको देखता कौन है, रेगुलेट नाबार्ड करता है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी स्टेट की बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि डिस्ट्रिक्ट की है, और प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी जो गांव के स्तर पे काम करती है। और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, यानी राज्य में जो राज्य सहकारी बैंक है वो सबसे बड़ी सहकारी बैंक हो जाती है सहकारी क्षेत्र की। अब ये हमें याद रखना पड़ेगा, रटने पड़ेंगे थोड़े, क्योंकि हर बैंक जहाँ भी खुलता है तो एक उसका हेडक्वार्टर होगा ही, क्योंकि आप कोई भी एक जगह से ही काम कर पाएंगे, वहाँ से फिर आपकी ब्रांचेस बनेंगी। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन, भाई उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भाई न्यूयॉर्क में, यानी न्यूयॉर्क से फिर वो पूरा संचालित होता है। हिंदुस्तान, भारत की कैपिटल क्या है, भाई नई दिल्ली, दिल्ली, यानी दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट है, हमारा प्रधानमंत्री बैठते हैं, हमारा राष्ट्रपति हैं, तो वो दिल्ली से पूरा देश का संचालन होता है। हर राज्य की एक कैपिटल होती है। गुजरात में गांधीनगर है, राजस्थान में जयपुर है, उत्तर प्रदेश में आपके लखनऊ है, बिहार में पटना है, मध्य प्रदेश में भोपाल है, महाराष्ट्र में मुंबई है। यानी कि हर राज्य की अपनी अपनी एक कैपिटल जहाँ से पूरे राज्य का संचालन होता है। इसी तरह के बैंकों के जो हेडक्वार्टर हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से बैंक की पॉलिसीज डिसाइड होती हैं, बैंक कैसे काम कर रहा है वो डिसाइड होता है। तो ये बैंकों के हेडक्वार्टर और उनकी टैगलाइंस, देखिए आप टैगलाइन और जो पंच लाइन जिसको हम बोल सकते हैं, या मान लीजिए कि उनका जो लोगो होता है वो कई बार उससे पहचान हो जाती है। जैसे आज अब जैसे ही हम बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, तो हमारे दिमाग में इमीडिएट कमल का फूल आ जाएगा। क्यों? कि वो कमल का फूल उसकी एक तरह से छाप है, उसका चिन्ह है ना। इसी तरीके से जैसे स्टेट बैंक का लोगो आ जाएगा ब्लू वाला एक सर्कल और बीच में एक लाइन, तो आपको लगेगा नहीं ये स्टेट बैंक का है। जैसे ओलंपिक के 5 वो छल्ले आएंगे, हम कहें ये ओलंपिक का है भाई, है ना। तो इसी तरीके से हर बैंक का हेडक्वार्टर और जो टैगलाइन है वो आपको जान रखनी पड़ेगी। कई बार प्रोडक्ट टैगलाइन से ज़्यादा याद रहते हैं। जैसे आप देखिए कैडबरीज का, मैं किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ मीठा हो जाए, अब ये इतना फेमस हो गया कि ये बोलते ही आदमी के दिमाग में दूसरी कोई मिठाई नहीं आएगी, सबसे पहले कैडबरीज चॉकलेट आएगी। ये टैगलाइन का असर है। मान लीजिए जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन बोलते हैं लॉक कर दिया जाए, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए। अब ये इतना फेमस हो गया कि ये बोलते आपको लगता है ये तो यार कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी की से लिया गया है। तो ये इस तरह की टैगलाइनें बनती हैं जो बैंकों को मार्केटिंग में और एक्सपांशन में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई। देखिए अधिकांश बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई होंगे, क्योंकि मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल आज से नहीं, आज़ादी से पहले भी थी। और एशिया का सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज कहाँ बना था? उस टाइम का बॉम्बे, आज का मुंबई। यानी बहुत पहले से भारत की जो आर्थिक राजधानी है, दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल राजधानी है राजनीतिक रूप से, लेकिन जो आर्थिक राजधानी है वो हमारी है मुंबई। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, दिल्ली में नहीं। तो स्टेट बैंक का है मुंबई, इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे ए बैंक ऑन द कॉमन बैंक, द बैंकर ऑफ एवरी इंडियन, द नेशन बैंक ऑन अस। ये इसके अलग अलग टैगलाइंस हैं। पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में है, चूँकि ये लाहौर में इसका पहला हेडक्वार्टर था, 1894 में बना। स्टेट बैंक का तो इतिहास हमने देखा है, 1806 से इसके रूट्स मिलते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता से, और ये अभी तक चल रहा है। और 55 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक बना दिया। पीएनबी हमने देखा कि 1894 में बना और भारत का पहला भारतीय बैंक का इसको मिला।
लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्र सेनानी इसके साथ जुड़े हुए थे। ए नेम यू कैन बैंक अपॉन, यानी वो नाम जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में बना, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने, इसके नाम में बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। बड़ौदा अंग्रेज लोग बोलते थे और गुजराती नाम है वडोदरा, तो ये इसका हेडक्वार्टर वडोदरा है। इसका टैगलाइन बहुत अच्छी है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक। आप ये समझिए कि जब एसबीआई के सब बैंक में मर्ज नहीं हुए, उससे पहले तक भारत की जो बैंक थी बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके सबसे ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचेस थी, इसी इसका टैगलाइन हुआ इंडिया इंटरनेशनल बैंक। कैनरा बैंक का बेंगलोर है, टुगेदर वी कैन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगेन मुंबई, सर फिरोज शाह मेहता, और भारत का पहला स्वदेशी बैंक 1911 में। बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। इंडियन बैंक चेन्नई में, योर ओन बैंक। हमने देखा इंडियन बैंक वो बैंक था जिसने 1946 में आउट ऑफ इंडिया अपनी पहली ब्रांचेस ओपन की, पहली ओवरसीज ब्रांच ओपन करने वाला इंडियन बैंक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगेन मुंबई, गुड पीपल टू बैंक विथ। आईडीबीआई बैंक, जैसा कि हमने देखा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो डेवलपमेंट बैंक था उसका बना आईडीबीआई, और इसका भी हेड ऑफिस मुंबई में। बैंक ऐसा दोस्त जैसा। यूको बैंक कलकत्ता में बना, ऑनर्स योर ट्रस्ट। पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली में, क्योंकि इसके नाम से ही है कि ये आज़ादी से पहले पंजाब और सिंध जो क्षेत्र थे उनका ही बैंक था। बंधन बैंक, ये हमने बताया कि भाई ये 2015 के बाद में जो दो बड़े बैंक आए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक, तो ये बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत के पूर्वी क्षेत्र ईस्टर्न पार्ट से ये एकमात्र जो है वो बैंक आया, वो है बंधन बैंक। और इसकी एक और विशेषता, ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, यानी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कौन सा बैंक बना? बंधन बैंक। और इसकी और एक विशेषता कि जिस दिन ये ओपन हुआ 501 शाखाओं के साथ में ये बैंक ओपन हुआ था, यानी 501 शाखाएं थी बंधन बैंक की जिसके साथ ही ओपन हुआ। आपका भला सबकी भलाई, यानी आपका भला और सबकी भलाई, ये इसका है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम से ही है, पूना में है, वन फैमिली वन बैंक। एक्सिस बैंक अगेन मुंबई, बढ़ती का नाम जिंदगी। डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक सिंगापुर का है जो फॉरेन बैंक के भारत में। लाइव मोर बैंक लेस। ये अलग अलग बैंकों के टैगलाइंस और हेडलाइंस हैं। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया डीसीबी जिसको हम बोलते हैं, अगेन मुंबई। वी वैल्यू। फेडरल बैंक कोची केरला का है, और परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर एचएसबीसी, यानी कि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये लंदन में है। और इसका टैगलाइन, क्योंकि ये विश्व के सबसे बड़े बैंकों में से एक है, इसलिए इसका नाम है वर्ल्ड्स लोकल बैंक, यानी विश्व में कहीं भी जाइए आपको ये बैंक मिल जाएगा। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसी से एचडीएफसी बैंक बना, अगेन मुंबई। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और आज जो हम हाउसिंग सेक्टर में इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा श्रेय एचडीएफसी को जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगेन मैंने बताया 1911 में खुला, पहला स्वदेशी बैंक। इसका हेड ऑफिस का है मुंबई, सर फिरोज शाह मेहता। बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। आईसीआईसी बैंक, ख्याल आपका, अमिताभ बच्चन इसमें बहुत बोलते हैं ना, ख्याल आपका। आईसीआईसी बैंक भी पहले क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको कन्वर्ट करके बैंक बनाया और हेड ऑफिस मुंबई। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसा कि हमने बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईडीएफसी उन्होंने कन्वर्ट किया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये सब 2014 के बाद का डेवलपमेंट है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई, ऑलवेज यू फर्स्ट। इंडो सिंध बैंक अगेन मुंबई, वी केयर, दिल से, वी मेक यू फील रिचर।
तो ये अलग अलग बैंकों की टैगलाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है या इसका टैगलाइन क्या है। हेडक्वार्टर में जान रखिए अधिकांश बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन मान लीजिए कोई बैंक के साथ में स्टेट जुड़ा हुआ है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो ये मान के चलिए कि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा भाई वडोदरा में उसका होगा। पंजाब नेशनल बैंक चूंकि इसका पहला हेडक्वार्टर लाहौर था और पंजाब नॉर्थ इंडिया में है, तो भी इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। ये थोड़ा सा आपको कॉमन जो सेंस है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं रहे। और अधिकांश के मुंबई में। कैनरा बैंक का बेंगलोर है, फेडरल बैंक का कोची है, ये कुछ साउथ इंडिया के बैंक है। और आउट ऑफ इंडिया के जो बैंक हैं उनमें लंदन। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई, गुड पीपल टू ग्रो विद। जम्मू एंड कश्मीर बैंक श्रीनगर, इसका नाम से ही पता चलता है कि भाई ये तो जम्मू एंड कश्मीर का बैंक है, तो उसकी कैपिटल श्रीनगर है, श्रीनगर में होगा। सर्विंग टू एम्पावर। करूर वैश्य बैंक, इसके नाम में ही आ गया, तो ये करूर तमिलनाडु में है, वहाँ हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक प्रमोटेड बाय उदय कोटक, तो ये है मुंबई में। उसके बाद में यस बैंक अगेन मुंबई, एक्सपीरियंस ऑफ अवर एक्सपर्टीज। और रत्नाकर बैंक जो अभी आरबीएल बैंक बन गया है, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई, अपनों का बैंक। यानी कि आप देखिएगा कि जितने बैंक हैं उसमें से 80% बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई है। इसलिए कभी इस तरह का क्वेश्चन आप इसको पढ़ते जाइए, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और टैगलाइंस भी आप पढ़ते जाइए, और एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन मान लीजिए अगर एग्जाम में नहीं आया रिटर्न में, और आप अगर मान लीजिए बैंक के लिए सेलेक्ट हो गए, तो जब आप बैंक में इंटरव्यू लेने जाएंगे, कोई बैंक जो आपने सेलेक्ट किया है, तो वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अच्छा आप इस बैंक में आए हैं तो बताइए इसका टैगलाइन क्या है या कब बनी है। तो ये थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो हमारा आज था एक भारत में बैंकिंग की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, विश्व में किस तरह से बैंकिंग प्रारंभ हुई, उसका एक हमारा जो था सीरीज का, वो आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो आज हमारा पूरा हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आप ये वीडियो देख के अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे, और इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आप सबको, आप सबके जो भी परीक्षाएं अभी आने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।